गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत। और सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संसद। काफ़ी कुछ पढ़ लिया इसमें। संसद के संबंध में प्रावधान आर्टिकल 79, लोकसभा का 81 और राज्यसभा 80। कोई बता सकता है कि परिसीमन? हाँ, आपने उस दिन बताया था, और बताओ। सर अभी तक 4 बार परिसीमन हुआ है। हाँ, 52 में, 62, 72 और 2002 में। हाँ। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। किस आर्टिकल में दिया है परिसीमन आयोग? हम कुछ आर्टिकल बड़े संक्षेप में पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये वाला आर्टिकल 82 क्या में दिया है? 82। क्या लिखा हुआ है 82 में? योगी जी कुछ पढ़ा क्या आपने? हर जनगणना के बाद, बस ये प्रावधान है उसमें। हर जनगणना के बाद में लोकसभा में स्थानों के आवंटन, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के लिए परिसीमन किया जाए। 82 क्लियर एकदम? अर्जुन जी समझ में आया? आर्टिकल 82 परिसीमन से संबंधित है। कितने वर्ष के बाद? जनगणना के बाद में। लेकिन अभी तक हुआ क्या है सर? नहीं, अभी तक 4 बार हुआ है। 1952, 1962, 1972 और 2002। और अभी जो किस जनगणना के अनुसार सीटों का आवंटन है? 1971। कब तक रहेगा? 2026 तक। 2026 तक। आर्टिकल 83 में क्या है? 82 तो पढ़ लिया अपन ने। परिसीमन प्रत्येक जनगणना के पश्चात, प्रत्येक जनगणना के पश्चात। अब 83 जो आर्टिकल हमारे छूट गए थे ना, उसको पढ़ेंगे। जो मेन आर्टिकल तो हमने पढ़ लिए हैं। 83 बता सकता है कोई ऑनलाइन वाले? लोकसभा के अध्यक्ष के बाद पीठासीन। संसद की अवधि, संसद की सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि क्लियर एकदम? बाकी सब डिटेल पता है। संसद के 2 सदन होते हैं, उच्च सदन या राज्यसभा। स्थायी सदन होता है, इसकी कोई अवधि नहीं, स्थायी है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। इसी प्रकार लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को कभी भी विघटित किया जा सकता है। फिर भी ये चुनाव होने के बाद में जब लोकसभा का गठन होता है तो क्या आशा की जाती है? 5 वर्ष। 5 वर्ष। 83 के बाद 84 संसद की सदनों का कार्यकाल, और 84 संसद सदस्य की अर्हताएं। पढ़ लिया अपन ने। संसद सदस्य की अर्हताएं क्या होना चाहिए? लोकसभा के लिए अलग है, राज्यसभा के लिए अलग है। लोकसभा सदस्य के लिए एज के अनुसार अंतर में पढ़ना है हमें। बाकी तो सब भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, लाभ के पद पर न हो। 3 कॉमन है। एक अंतर है एज के आधार पर। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। 85 ये तो पढ़ लिया अपन ने। संसद के सत्र है ना, आमंत्रित करना, सत्रावसान करना, विघटित करना, किसका काम है ये? राष्ट्रपति का। और सलाह देना किसका काम है? प्रधानमंत्री का। कि संसद का सत्र बुलाना है, खत्म करना है, विघटित कर देना है। सरिता जी बताइए, संसद के कितने सत्र होते हैं?
कुछ दिन पहले ही पढ़ा था मैंने। संसद के कितने सत्र होते हैं? सरिता को सोचने दो थोड़ा सा। हाँ? आप बोला करो ना, जोर से बोला करो। सही है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, याद नहीं है, इतना भी बोलो, लेकिन बुलंद आवाज में बोलना चाहिए। हाँ सर शीतकालीन हाँ और मानसूनी सत्र हाँ। और याद नहीं आ रहा। तीसरा याद नहीं, मतलब ये सत्र का नाम नहीं है, आप बता रहे हो याद नहीं है। याद नहीं आ रहा। बजट सत्र। बजट सत्र। कौन सा? बजट बजट सत्र। बजट सत्र ग्रीष्मकालीन या मानसून सत्र, और दूसरा शीतकालीन सत्र। ऐसे 3 सत्र होते हैं, और एक चौथा भी हो सकता है आपातकालीन या विशेष सत्र। और किसी भी 2 सत्रों के बीच में 6 माह या उससे अधिक की समयावधि नहीं होना चाहिए। आमंत्रित कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 86 ये नहीं पढ़ा होगा, जरूरी भी नहीं है पढ़ना। अब हम बोलते हैं अभिभाषण। किसका अभिभाषण? राष्ट्रपति। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का, सदनों में अभिभाषण व उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ये समझ में तो आई क्या होगा? क्या पड़ता है? जब नई लोकसभा का गठन होता है तो जो पहला सत्र होगा नई लोकसभा का, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। प्रत्येक वर्ष में जो लोकसभा का पहला अभिभाषण, पहला सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। बाकी सत्र में यदि जाए तो ठीक, नहीं तो अपना संदेश भेज सकते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं क्या कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है। अब 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण ये क्या हो सकता है? सोच के बताया जरा। विशेष अभिभाषण, अभिभाषण 86, विशेष अभिभाषण 87। जयंत कुमार बताया जरा। विशेष अभिभाषण हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब नई लोकसभा का गठन होता है तब पहली बार जब उसकी बैठक होती है तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है, जब नई लोकसभा का गठन होता है। और बाकी अभिभाषण तो चलते ही रहता है उनका। 88 कल ही पढ़ा था अपन ने। महान्यायवादी के संसद के संबंध में अधिकार। संसद के संबंध में अधिकार क्या पढ़ा था? भेजिए इसमें। सर ये संसद के सदस्य रह सकते पर वोट हाँ। नहीं दे सकते हैं। संयुक्त बैठक में भाग ले सकते हैं, यदि किसी भी सदन का सत्र चल रहा है तो उसमें भाग ले सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते हैं। 89 संसद के पदाधिकारी। संसद की जगह हम सदन भी बोल सकते हैं, सदन भी बोल सकते हैं। पढ़ लिया ना अपन ने? ये क्या पढ़ा है अर्जुन?
सर संसद के 3 सदन, 3 सदन है। सर 2 सदन है, कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। और एक तो इसके पदाधिकारी भी पढ़ा, लोकसभा के 2 पदाधिकारी कौन? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। तो ये सदन के लिए लागू है, राज्यसभा के लिए, राज्यसभा के पदाधिकारी। तो राज्यसभा के 2 पदाधिकारी होते हैं, एक सभापति और दूसरा उप सभापति। सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। और उप सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सदस्य में से, राज्यसभा के सदस्यों में से। जो सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। उपसभापति, उप सभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। जब भी उपसभापति की बात आती है, सभापति की बात आती है, तो हम कहाँ जाएंगे? राज्यसभा। क्योंकि ये सभापति जो होते हैं बाहर से होते हैं, बाहर के इनके ऊपर नियुक्त किए जाते हैं। और अध्यक्ष लोकसभा में। क्यों? क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए सदस्यों में से एक होते हैं, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? अध्यक्ष। और इनको क्या बोला जाता है? सभापति। तो राज्यसभा के सभापति और उपसभापति 89 में और 90 में क्या है? उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग या पद से हटाया जाना। कब होता है उपसभापति का पद रिक्त? सामान्य सी प्रक्रिया है ये। कब रिक्त होता है बता सकते हैं आप लोग? कार्यकाल पूरा होने पर। सीधी सी बात। कार्यकाल पूरा होने पर राज्यसभा के सदस्य को कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए चुना जाता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में 2/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते जाते हैं। तो जो सभापति होगा वो जैसे ही सेवानिवृत्त होगा उसका पद रिक्त हो जाएगा। नए जो सदस्य है उसको सभापति के रूप में चुना जाता है। दूसरा हो सकता है कि इस्तीफा देंगे। अब ये भी क्वेश्चन है कि किसको देंगे अपना इस्तीफा? उपसभापति किसको देगा? सभापति को। माना कि वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, फिर भी सभापति को संबोधित करते हुए हस्ताक्षर युक्त अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। जैसे ये 3 नंबर का क्वेश्चन बने तो हमें इन सब शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आर्टिकल कौन सा? 90। आर्टिकल 90। या फिर तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है? हटाया जाना। और कौन हटाएगा इसे? कि संसद के, राज्यसभा के सदस्य 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव पारित कर देते हैं तब भी इन्हें पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 91 उपसभापति, उपसभापति की सभापति की अनुपस्थिति में सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति। उपसभापति की सभापति के अनुपस्थिति में सभापति के रूप में या सभापति के शक्तियों का उपयोग करने की शक्ति। अब सभापति का पद रिक्त हो जाए, जैसे उपराष्ट्रपति
त्याग पत्र दे दे या पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए या अन्य किसी कारण से उन्हें पद से हटाया जाए, तब जब तक नए सभापति का चुनाव नहीं हो जाता तब तक उप सभापति जो है वो सभापति की शक्तियों का उपयोग करेंगे। ये 91 80 79 से पढ़ रहे हैं अपन। 79 में क्या है? संसद, 80 राज्यसभा, 81 लोकसभा, 82 परिसीमन प्रत्येक जनगणना के पश्चात। फिर संसद के सदनों का कार्यकाल, लोकसभा का 5 वर्ष या अस्थायी और राज्यसभा का स्थायी सदन। फिर 84 संसद सदस्य की अर्हताएं, कौन कौन सी योग्यताएं होगी। 85 में संसद के सत्र, राष्ट्रपति को ये शक्ति दी हुई है। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति पढ़ते हैं तो ये आर्टिकल 85 का उल्लेख हमें करना होता है। संसद सदनों में अभिभाषण में उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 86 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 और 88 में महान्यायवादी के संसद के संबंध में अधिकार। राज्यसभा के पदाधिकारी 89 में सभापति और उपसभापति। 90 में उपसभापति के पद का रिक्त होना या पद से हटाया जाना, और यदि सभापति का पद रिक्त हो जाए तो उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करेगा, उनकी शक्तियों का उपयोग करेगा। 91 92 की बात करते हैं। 92 क्या है इसमें? शांतनु जी है क्या? जैसे पीठासीन अधिकारी की बात करें, सभापति की बात करें या उपसभापति की बात करें, दोनों के ऊपर एक कंडिका लागू होती है। यदि इनके ऊपर प्रक्रिया प्रोसेस शुरू है, कहे कि अविश्वास हो, तो ये पद पर नहीं बना। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने की प्रक्रिया चल रही हो तब वो पद पर बना नहीं रहेगा। बाकी इसमें क्या पड़ा? जब प्रस्ताव पारित हो जाता है उस दिन से उसे पद मुक्त माना जाता है। लेकिन इनके ऊपर क्या नियम लागू होता है? जब प्रोसेस शुरू हो जाती है तभी से इन्हें पद पर नहीं माना जाता। क्लियर हो गया? एक अन्य दिया 92 में लिख लेंगे। जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अब हम राज्यसभा के पदाधिकारी के बाद में लोकसभा के पदाधिकारियों की बात करेंगे। और ये होगा 93, आर्टिकल 93। लोकसभा के पदाधिकारी। अभी कौन सी लोकसभा चल रही है? ऑनलाइन वाले बताएं, कोई भी ऑनलाइन वाला कोई बता सकता है? अभी 15वीं नहीं जी, 17वीं लोकसभा चल रही है। 17वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं के चुनाव की तैयारी चल रही है। तो 16वीं लोकसभा 14 से 19 और 17वीं लोकसभा 19 से 2024 और 18वीं लोकसभा होगी 2024 के बाद, जब तक चलेगी। तो लोकसभा के पदाधिकारी में 2 पदाधिकारी होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था मैंने, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, और ये लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। 94 कोई जरूरी नहीं है पढ़ना। पदाधिकारियों का पद रिक्त होना। पदाधिकारियों का पद
रिक्त होना। क्योंकि उसी में से सदस्य चुने गए हैं तो ज्यादा इसकी दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण इसका जो आर्टिकल होगा, जैसे 95 में अध्यक्ष के, ये भी कोई विशेष नहीं है, फिर भी नोट रहे तो बढ़िया रहेगा। अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने की उपाध्यक्ष को शक्ति। शब्द मेरे इधर उधर हो गए होंगे लेकिन आप समझ जाना। क्या यदि अध्यक्ष जो है वो पद पर नहीं है, चाहे अनुपस्थित है या पदत्याग कर दिया हो, हटा दिया हो, किसी कारण से संसद का सदस्य न रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। 96 वही जो राज्यसभा के लिए था। यदि इनके ऊपर प्रकरण विचाराधीन है तो पर इनका पीठासीन न हो, ये 96 में दिया हुआ है। यदि प्रकरण चल रहा है तो पीठासीन के रूप में कार्य न करें। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा 96 में क्या दिया हुआ है। कथन दिए हुए रहते हैं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में 3-4 बातें, और उसमें से हमें चूज करना पड़ता है कि कौन सा तथ्य है, कौन सा असत्य है। तो हम इसे कभी गलत भी कर सकते हैं। कैसे गलत कर देंगे? बोलेगा भाई विचाराधीन है तब थोड़ी, जब उसके ऊपर साबित होगा तब। तो हमारा सरल सा क्वेश्चन भी गलत हो सकता है इसमें। तो क्या जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन हो तभी से ये पद पर नहीं होगा। 97 ये सबके ऊपर लागू हो रहा है। 97 इसको याद रख लेना। संसद, इसलिए मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं संसद के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। तो इसमें कौन कौन आएगा? सभापति, उप सभापति, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये राज्यसभा के हैं और ये लोकसभा के हैं। इन चारों के वेतन का प्रावधान कायम किया है आर्टिकल 97। आर्टिकल 97 कौन निर्धारित करता है इनका वेतन भत्ते? कितना मिलता है इनको? कितना वेतन मिलता है? संविधान में कितने वेतन का उल्लेख किया है प्रिया? यही लिखा है इसमें, यही लिखा है ना। यदि क्वेश्चन देखो कितना सरल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष को कितना वेतन मिलता है, कितना वेतन मिलता है, तो क्या लिखेंगे हम? लिखते जाएंगे, नहीं तो 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख, मंथली, वार्षिक लिखते जाएंगे और कोई मतलब नहीं है इनका। सीधा सा है आर्टिकल 97 के अनुसार संसद विधि द्वारा जो भी निर्धारित कर, इसके लिए संविधान वो विधि बनाना पड़ता है, अधिनियम बनाना पड़ता है। तो संसद विधि द्वारा जो भी निर्धारित करते, ऐसा नहीं कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन लोकसभा निर्धारित करेगी, राज्यसभा के सभापति का वेतन राज्यसभा निर्धारित करेगी, ये नहीं है। कौन निर्धारित करेगी? संसद। इसमें लोकसभा भी आएगी और राज्यसभा भी आएगी। संसद विधि द्वारा जो भी निर्धारित करते, जो भी निर्धारित करते। संसद का सचिवालय 98 में दिया हुआ है। संसद का सचिवालय, संसद का सचिवालय 98। संसद सदस्यों की शपथ 99, ये भी नोट कर ले। 98 में संसद का सचिवालय, और 99 संसद सदस्यों की
शपथ, संसद सदस्यों की शपथ कौन दिलाता है इन्हें? शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्धारित कोई व्यक्ति। शपथ का प्रावधान किस अनुसूची में दिया योगेश? पढ़ा ना आपने? किस अनुसूची में दिया? हाँ। अनुसूची 3 में सदस्यों की शपथ का प्रावधान दिया हुआ है। शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और अपने हस्ताक्षर भी करते हैं। आर्टिकल 100 कोई बता सकता है ये आर्टिकल 100 का काय से संबंध? कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग 30 40 30 35 लोग हो गए, कोई बता सकता है? निर्योग्यता है वो तो आर्टिकल है, लगभग उसी से संबंधित है उसी से संबंधित है। सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति, और गणपूर्ति एक कोरम पूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संसद के कोई सदस्य नहीं आए तो काम ही नहीं होगा, काम रुकना नहीं चाहिए। लिखा है ना इसमें, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति। कुछ रिक्तियां हो तो भी सदन कार्य करते रहेगा, लेकिन कितने सदस्य अनुपस्थित हो सकते हैं, कम से कम कितने उपस्थित होना चाहिए, तो इसका कोरम दिया हुआ है। गणपूर्ति जिसे बोलते हैं, कितने होना चाहिए? कम से कम 1/10। 1/10 सदस्य यदि है, जैसे 545 है, 545 तो ये कितने हैं? 54 सदस्य है। तो कितना 50 सदस्य भी यदि इसमें होते हैं तो काम पूरा हो जाता है। तो ऐसे कम मतलब एक कोटा पूरा होना चाहिए। 1/10 सदस्य जिसे बोलते हैं, गणपूर्ति इतनी होना चाहिए। 50 इसलिए बोल दिए मैंने कि 545 में से पूरे के पूरे हमेशा कार्यरत नहीं होते हैं। तो कितना? 1/10। और ये कार्यवाही कौन शुरू करते हैं? अध्यक्ष या सभापति। अध्यक्ष या सभापति। और कोरम पूरा नहीं हुआ तो फिर कार्यवाही अध्यक्ष का ये दायित्व बनेगा कि वो कार्यवाही को स्थगित कर दे। ये पूरी प्रक्रिया काय में दी हुई है? आर्टिकल 100। क्या बोला मैंने? आर्टिकल 100। सदस्यों में मतदान तभी होगा जब कोरम पूरा होगा। कोरम पूरा नहीं होगा तो फिर मतदान नहीं होगा। आर्टिकल 101 यहां से है जो आप बोल रहे थे, सदस्यों की अयोग्यताएं, सदस्यों की निरअर्हताएं क्या हो सकती है? क्या बताया था हमने? जैसे एक बता दिया था, कोई व्यक्ति एक साथ में दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए, दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए तो फिर उसे कितने दिन का समय दिया जाएगा? 10 दिन। 10 दिन का समय दिया जाएगा कि आप दोनों में से किसी भी एक का पद त्याग कर दो। और यदि उसने निर्णय नहीं लिया तो कहां की सदस्यता समाप्त होती है? राज्यसभा की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो हो गया ना उसका, एक राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए निरअर्हता हो गई उसकी कि संसद के दोनों सदस्यों का सदस्य वो चुन लिया जाता है। इसी प्रकार संसद और किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाए, संसद का भी सदस्य है, संसद में किसी भी सदन का हो सकता है, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य हो और
किसी राज्य विधानमंडल का भी सदस्य चुन लिया जाता है। तो फिर ऐसी अवधि जो लोकसभा द्वारा निर्धारित कर दी, कितनी निर्धारित की है? 14 दिन। 14 दिन के भीतर उसे दोनों में से कहीं से भी एक जगह से त्याग पत्र देना पड़ेगा, पद रिक्त करना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ का राज्य विधानसभा का पद उसका समाप्त हो जाता है। तो ये हो गई एक निर्भरता, ये निर्भरताएं हो गई। एक किसी अर्हता जो 102 में वर्णित की है। 102 में क्या है? निर्वाचन से संबंधित, निर्वाचन से अभी पढ़ेंगे 102 के बारे में कुछ मत लिखें, हम इसी को पढ़ रहे हैं, निर्अर्हता है। तो पहली क्या बताई? संसद के दोनों सदनों का सदस्य। फिर दूसरी क्या बताई? संसद के सदन के साथ साथ किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य चुन लिया जाए। ये दो तो उसकी निर्अर्हताएं हो गई, इसके साथ में कहीं ना कहीं उसे पद रिक्त करना ही पड़ेगा। एक और है 102 में ग्रसित, जैसे चुनाव से संबंधित है, उसमें चुनाव से संबंधित, चुनाव में क्या आता है? जैसे उसने चुनाव का ब्यौरा न दिया हो, कोई उसका जो चुनाव है वो शून्य घोषित कर दिया जाए, कहीं आपत्ति वगैरह लगी हो, फर्जी मतदान की इसके उसके और वो साबित हो जाए, इनका चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए। या फिर सभापति या अध्यक्ष द्वारा उसके ऊपर निलंबित करने की कार्यवाही की जाए और वो सदन में पारित हो जाए, सदन में पारित हो जाए। तो ये सब क्या होगी? उसकी निर्अर्हताओं के अंतर्गत आएगा। संसद सदस्य की निर्अर्हता है, काय में दिया हुआ है? आर्टिकल 101, आर्टिकल 101। अब आर्टिकल 102, इसमें भी अयोग्यताएं दी, अयोग्यताएं। इसमें और इस दोनों में क्या अंतर है? इसमें क्या है? परिस्थिति जन्य है, और इसमें क्या है? इसमें आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण, आपराधिक प्रवृत्तियों के कारण जो उसके ऊपर साबित हो जाए। इसमें क्या है? वो तो अच्छी बात है, इसके लिए संसद के दोनों सदस्यों का वो सदस्य बन गया। इसमें संसद के साथ साथ राज्य विधानमंडल का उसे उम्मीद थी कि मैं यहाँ का चुनाव जीत के मुख्यमंत्री बन सकता हूँ। फिर पता चला कि वो सेटिंग हो गई, अब मुख्यमंत्री बनना उसके भाग्य में नहीं लिखा, तो फिर वो संसद का सदस्य बन के खुश रहेगा। क्लियर हो गई ना बात? लेकिन 102 में हमने यहाँ पे एक कंडिका बताई थी, जैसे चुनाव शून्य घोषित कर दिया जाए, ये इस तरीके की अर्हताएं कायम में आएगी। आर्टिकल 102 के अंतर्गत आएगी, 102 के अंतर्गत आएगी। जैसे कोई लाभ का पद धारण कर लिया, लाभ के पद पर पहले से हो और उसने निर्वाचन आयुक्त को न बताया। लाभ का पद क्या होता है? लाभ का पद इवनेज, लाभ का पद जैसे कुछ अच्छे इसमें शामिल होना। नहीं जी, अच्छे इसमें तो अपन लोग भी शामिल हैं, अपन कहाँ गलत कर रहे हैं। लाभ का पद का मतलब होता है उन पदों को छोड़कर जो संसद ने विधि बनाकर अलग कर दिए, वो सारे पद जिसमें केंद्र या राज्य की संचित निधि से वेतन प्राप्त होता है। सरकार की निधि से यदि वेतन प्राप्त हो रहा है तो वो सब क्या है? लाभ के पद है। लेकिन कुछ पदों को क्या किया है? संसद द्वारा विधि बनाकर लाभ के पद के दायरे से अलग कर दिया है। क्लियर है? मतलब जितने भी वेतन भोगी है वो सब लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ एक मैडम, SDM मैडम थी पहले, अब उनको इस्तीफा देना है, उसके बाद ही चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि लाभ के पद पर है, सरकार से वेतन प्राप्त
हो रहा है। तो ऐसे पद पूरे के पूरे कौन से हैं, लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं। लेकिन कुछ पद ऐसे हैं जो जैसे मंत्री वगैरह, इन पदों को क्या किया है, लाभ के पद के दायरे से अलग करते हैं। ठीक, तो पहला तो अर्हता में क्या है, लाभ का पद धारण कर लिया हो, क्लियर। दूसरे में दिया है न्यायालय द्वारा उसे पागल, दिवालिया या विकृत घोषित कर दिया हो। पागल, दिवालिया या विकृत घोषित कर दिया हो। सरिता जी, डॉक्टर के घोषित करने से कुछ नहीं होगा, है ना। नहीं तो अभी देखा है कि उधर कहाँ कि 90% जो ब्लाइंड वाले सर्टिफिकेट होते हैं वो एक ही हॉस्पिटल से कहीं से बन रहे, ग्वालियर तरफ कोई हॉस्पिटल है ना, उसकी सब जांच हो रही है, उससे कुछ नहीं होता। कौन घोषित करेगा, न्यायालय का प्रमाण पत्र होना चाहिए, तब जाके होगा डॉक्टर के घोषित करने के बाद। तो सक्षम न्यायालय द्वारा उसे पागल, दिवालिया या विकृत घोषित कर दिया हो। अगली अयोग्यता वो भारत का नागरिक न हो, भारत का नागरिक न हो, क्योंकि संसद का सदस्य बनने की पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक हो। जब वो चुनाव लड़ रहा था तब भारत का नागरिक था। अपन ने नागरिकता वाला अधिनियम भी पढ़ लिया कि कहीं विदेश में उसको 2 साल की सजा हो जाए तो फिर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो जैसे ही भारत का नागरिक नहीं रहेगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई भी कारण हो सकता है। यदि विदेशी नागरिकता ले ले, राज्यसभा सदस्य कर लेते हैं कभी कभी ऐसा, इस सरकार ने उनको बना तो दिया राज्यसभा सदस्य, ना तो इनकी राजनीति में कोई रुचि होती है और न काम करना चाहते हैं, तो वो चल जाते हैं 6-6 महीने तो सदन में जाते नहीं है, बाहर चल जाते हैं, उधर की सदस्यता भी ले लेते हैं। तो जैसे ही पता चलता है कि वहाँ की सदस्यता ले ली है, विदेशी नागरिकता ले ली है, तो यहाँ की सदस्यता उनकी समाप्त हो जाती है। और क्या हो सकती है, दल बदल के आधार पर, ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही बोला आपने, दल बदल के आधार पर। ये जितनी अयोग्यताएं पड़ी ना अपन ने, चाहे इसमें या इसमें, इसके आधार पर कौन टर्मिनेट करता है उसे, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसके आधार पर कौन करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति। और दल बदल के आधार पर यदि उसको दोषी पाया जाता है तो फिर पीठासीन अधिकारी, तब कौन उसे बर्खास्त करता है, पीठासीन अधिकारी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो पूछ लिए जाते हैं। दल बदल के आधार पर हम 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं तब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब आर्टिकल 103 यही वाली बात कर रहे थे, विनिश्चय। अब ये अयोग्यता है तो निर्धारित कर दी है, ये निर्धारित कर दी है, ठीक। अब अपन ने इसमें दल बदल वाला क्यों नहीं पढ़ा, आपने क्वेश्चन तो उठाया, मेरा भी दिमाग कभी कभी क्लिक नहीं करता। किसने पूछा दल बदल वाला, प्रिया आपने पूछा क्या, भैया मूल संविधान में था ही नहीं, यहाँ कैसे पता चलेगा मुझे दल बदल यहाँ पर था, कोई प्रावधान भी नहीं था। ये तो कब जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। तो इसलिए मूल संविधान में नहीं हो सकता है, बाद में उसमें शामिल किया गया कि जिस दल की टिकट पर चुनाव जीता है, लड़ा है, अब उसको छोड़कर किसी दूसरी दल में शामिल हो जाए, या निर्दलीय चुनाव जीता था और फिर किसी दल में शामिल हो जाए, तो फिर उसकी संसद सदस्यता क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ये दल बदल के आधार पर, पहले नहीं था, बाद में इसे जोड़ा गया है। क्लियर हो गई है। लेकिन दल बदल के आधार पर, अब ये पहले से संविधान में है तो ये पूरा अधिकार किसको दिया, राष्ट्रपति को। विनिश्चय में यही आता है, विनिश्चय में क्या आता है, ये अयोग्यता देख ली, अब इस पे परीक्षण कर लिया, अब यहाँ विनिश्चय करो, वे इसको हटाना है या
नहीं हटाना है। सजा का प्रावधान काय में दिया? आर्टिकल 103 में। निरअर्हताएं 101 में, अयोग्यताएं 102 में और विनिश्चय टाइम है 103 में। और 103 के तहत या तो राष्ट्रपति उन्हें पद से मुक्त कर देंगे या फिर पीठासीन अधिकारी। राष्ट्रपति कब करते हैं दिनेश कुमार? राष्ट्रपति तब करते हैं जब आर्टिकल 101 या 102 के तहत निर्योग्य पाया जाता है और दल बदल के आधार पर यदि निर्योग्य पाया जाए तो फिर कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी मतलब राज्यसभा का सदस्य है तो राज्यसभा का सभापति और लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा का अध्यक्ष। ये पीठासीन अधिकारी होते हैं, ये उसे निलंबित कर सकते हैं। तो 103 में क्या दिया है? विनिश्चय। 103 में विनिश्चय। अब आर्टिकल 104, आर्टिकल 104 99 में क्या पढ़ा था? शपथ पढ़ा था? हाँ? शपथ पढ़ा होगा, संसद सदस्यों की शपथ। अब क्या है? शपथ लेनी है प्रतिज्ञान करने से पहले। लिख लो फिर समझ लेंगे इसे। शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए, अर्हित न होते हुए या निरअर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति, शास्ति शास्ति क्या होता है? शास्ति इस शब्द का अर्थ बता दो। शास्ति यानी क्या? पाबंदी है ना? और बताओ। ये शास्ति, शास्ति यानी होता है दंड। शास्ति यानी क्या होता है? दंड। मतलब लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी सदस्य या तो उसने शपथ नहीं ली हो, शपथ नहीं ली है, फिर भी सदन में बैठकर मत दे देता है, तो दूसरा क्या? उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा क्या कर दिया है? अयोग्य घोषित कर दिया है। नियम से तो उसको अलग हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो वहीं बैठा रहे और वोटिंग में हिस्सा ले ले, मत दे दे, तो उसके ऊपर शास्ति लगाई जाती है, जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माना लगाने की शक्ति है। ठीक, तो आर्टिकल 104 जुर्माना। आर्टिकल 105 ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आज हमें यही पढ़ना है। आर्टिकल 105 कोई बता सकता है इसमें क्या है? ये तो पढ़ा होगा, आपने पढ़ा शायद पिछली बार सम्मेलन। संसद के विशेषाधिकार। बहुत बढ़िया। अमर जी, आपने नहीं पढ़ा था ये? तो याद था? ये अभी याद नहीं आ रहा, पर सदस्यों से संबंधित। हाँ, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार। जैसे राष्ट्रपति का पढ़ा, उनके ऊपर कोई सिविल कार्यवाही करना हो तो 2 महीने पूर्व उनको सूचना देना आवश्यक होता है। तो ऐसे कुछ विशेषाधिकार संसद सदस्यों के भी हैं। ये मेंस का क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो आर्टिकल 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकार दिए हुए हैं और संसद सदस्यों के विशेषाधिकार को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। विशेषाधिकार, एक होगा व्यक्तिगत और दूसरा कौन सा होगा? सामूहिक। व्यक्तिगत, कल हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे प्री का पढ़ा था,
संसद सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार? राष्ट्रपति के। सामूहिक रूप से लोकसभा पीठासीन अधिकारी है। लोकसभा का है तो लोकसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का है तो राज्यसभा के सभापति के प्रति। अब व्यक्तिगत विशेषाधिकार देखते हैं हम। एक एक विशेषाधिकार नंबर से लिखना है अपने को, कोई अंतर नहीं कर रहे अपन, बस इस तरीके से लिखते चलेंगे, ठीक है। 3-4 दोनों में लिख पाऊंगा। गिरफ्तारी से उन्मुक्ति सबसे पहला विशेषाधिकार है। व्यक्तिगत में लिखेंगे हम गिरफ्तारी से उन्मुक्ति। गिरफ्तारी से उन्मुक्ति किसी भी सदस्य को सत्र शुरू होने से समाप्त होने के समाप्त होने के 40 दिनों तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आपराधिक मामले, किसी का मर्डर कर दे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपराधिक मामले अलग है, सिविल मामले अलग है। तो सिविल मामलों की बात कर रहे हैं। जब सत्र शुरू होने के, जब घोषणा हो गई कि इस तारीख से संसद का सत्र चलेगा, तो उसके 40 दिन पहले से लेकर सत्र यदि समाप्त होगा तो उसके 40 दिन बाद तक उसे सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दूसरा, साक्ष्य के रूप में लिखेंगे। साक्षी के रूप में हाजिर होने से उन्मुक्ति। हाजिर होने से उन्मुक्ति। हाजिर होने से उन्मुक्ति कहने का मतलब ये है, वही सिविल मामलों वाले प्रकरण है या अन्य कोई, ये सभी के ऊपर लागू हो रहा है कि कोई गवाही में नाम देते। अब क्या होता है, जैसे किसी का लड़ाई झगड़ा हो गया, आप दोनों लड़ लिए, रास्ते में साथ में जा रहे हो, और मैं आता हूँ पीछा करते हुए आप लोगों का, आता हूँ, ठीक है। फिर आपने बोल दिया कि हम दोनों झगड़ रहे थे, सर ने हमको देखा था, पुलिस में बता दिया। अब कोर्ट से मेरे पास एक समन आएगा कि आपको इस तारीख को उपस्थित होना है, ठीक है। अब मैं नहीं गया तो फिर वो गैर जमानती वारंट जारी करेंगे। फिर भी नहीं किया, फिर गैर जमानती वारंट जारी करेंगे। फिर भी नहीं किया तो गिरफ्तारी वारंट जारी करेंगे। लेकिन इनके ऊपर ऐसा नहीं। क्लियर हो जाएगा। साक्ष्य के लिए हाजिर होने से उन्मुक्ति, ऐसे समय में इनको छूट दी जाती है कि आपको अभी अदालत वगैरह जाने की जरूरत नहीं। क्लियर हो गई बात है। नहीं तो आप ऐसा मत सोच रहे कि भाई मैंने तो लड़ाई झगड़ा किया नहीं, मुझे गवाही में बुलाया है तो जाए या न जाए। नहीं जाना अपराध है, ये न्यायालय की अवमानना माना जाएगा। आप वहां चले जाओ और बोल दो मुझे नहीं पता, एक शब्द बोल दो मुझे नहीं पता, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन आप नहीं गए तो ये गड़बड़ हो जाएगा। जीवन भर याद रखना हमेशा, जब भी न्यायालय से कोई समन आता है, कोई जिस तारीख को बुलाते हैं उस तारीख को उतने बजे उपस्थित हो जाए। ऐसे नहीं कि कोर्ट के बाहर घूम फिर के आ गए, कोई आवाज लगाए तब मैं जाऊंगा, नहीं। जहां पे भी पहले हमें सूचना देना पड़ता है कि मैं आ गया हूं, तो फिर अपना केस वो निकालेंगे और उसको नंबर पे लाते हैं। और यदि हम बाहर ही घूमते फिरते रहेंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा, फिर 5 बजे फिर वो जोर जोर से आवाज लगाएंगे, नहीं तो फिर शास्ति। फिर क्या शास्ति यानी क्या बताया मैंने, दंड। अगला है अधिवेशन चल रहा हो तो
संसद सदस्य को समन जारी नहीं किया जा सकता है। समन जारी नहीं किया जा सकता है। फिर लास्ट वाला लिखेंगे, वाक स्वतंत्रता संबंधित अभिव्यक्ति। बोलने का अधिकार है इनको संसद में, लेकिन गरिमा के अधीन है, संसद की गरिमा का पालन करना है इन्हें। अब सामूहिक विशेषाधिकार, सामूहिक विशेषाधिकार कौन कौन से होंगे? नंबर 1, कार्यवाही चलाने का अधिकार। संसद में कोई भी कार्यवाही ये चला सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, विशेष सत्र की बात कर सकते हैं। कोई जो मुद्दा है नया उसको उठा सकते हैं। दूसरा, कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। वैसे तो गोपनीय जानकारी को प्रकाशित नहीं करवा सकते हैं, लेकिन जो करवा सकते हैं उसको करवाने का अधिकार इनके पास में है। बाहरी व्यक्ति को सदन से निकालने का अधिकार। कोई गया था क्या सदन में आप लोगों में से जिसको बाहर निकाल दिया हो? गेट के बाहर, गेट से बाहर कर दे रहे, गेट से ही बाहर कर दे रहे। देखा ही नहीं क्या ना अभी? नया बना हुआ सदन तो नहीं देखा होगा। विधानसभा गए, नहीं चल रहा। जब सत्र नहीं चलता है, जब सत्र चलता है तब तो बहुत भीड़ भड़का रहता है। फिर जो पहले से वहाँ रह रहे होते हैं पहले उनको बाहर कर देते हैं, क्योंकि तब मंत्री जी आ जाते हैं वहाँ पे। और जब मंत्री जी नहीं रहते तब तो अर्जुन जैसे लोगों को बुला लेते हैं वहाँ पे, चलो आज आप झाड़ू पोछा करते रहना करके चलते रहता है। लेकिन जैसे ही सत्र चलता है तो फिर सबको खाली करवाते रहते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बाहरी व्यक्ति, मतलब जैसे कुछ पढ़ा ना अपन, जैसे महान्यायवादी पढ़ा अपन ने, संसद में बैठ सकता है, किसी भी सदन में बैठ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है। लेकिन यदि ये संसद जो लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य सब मिलकर, क्योंकि सामूहिक विशेषाधिकार है, ये व्यक्ति की बात है क्या? जैसे कार्यवाही चलाने का अधिकार, एक व्यक्ति बोले मुझे ये करना है तो संभव नहीं है। सब लोग मिलकर निर्णय ले लेते हैं कि भाई अभी कोरोना चल रहा है, हम ये कार्यवाही आज कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे 5:30 बज गए हो या फिर 6 बज गए हो। वैसे 5:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए। 5:30 बजे कौन से समयावधि रहती है? आधे घंटे की चर्चा, ये अंतिम कार्यवाही रहती है, वो भी खत्म हो गई, वो टाइम भी खत्म हो गया। उसके बावजूद संसद सदस्य यदि चाहे तो आगे तक कार्यवाही चला सकते हैं, ये इनका सामूहिक विशेषाधिकार है। दूसरा क्या बोला? कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार। भाई एक व्यक्ति तो कार्यवाही को यदि प्रकाशित कर दे तो वो गोपनीयता भंग करने वाला, उसकी तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन सब लोग मिलकर ये बोलते हैं कि हमने आज ये किया है और ये मीडिया को हम देना चाहते हैं, ताकि कल की हेडलाइन बन जाए, तो वो दे सकते हैं। एक सदस्य दे सकता है क्या? नहीं। फिर क्या बोला? बाहरी व्यक्ति को सदन से निकालने का अधिकार, जैसे सीएजी वगैरह हो गया, महान्यायवादी हो गया, ये संसद के सदस्य नहीं है लेकिन संसद में बैठ सकते हैं। तो कभी गोपनीय कार्यवाही चल रही हो तो बोल भी सकते हैं कि आप बाहर निकल जाएंगे। दंड देने का अधिकार, दंड देने का अधिकार, दंड देने का अधिकार। अब दंड देने का अधिकार किसको? जैसे 60 दिन से अधिक अनुपस्थित रहे तो उसको निलंबित करना है, तो उसके लिए प्रस्ताव पारित करना होता है, तो सब लोग उसमें वोट करते हैं, तो ये दंड देना है। तो ये पूरा अधिकार है। गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना
प्राप्त करने का अधिकार। पीठासीन अधिकारी के अनुमति से संसद में सूचना पेश करने का अधिकार। पेश करने का अधिकार। अब आर्टिकल 106, आर्टिकल 106, आर्टिकल 106 97 में क्या पढ़ा अपन ने? पदाधिकारियों के वेतन भत्ते। पदाधिकारियों के वेतन भत्ते ये काय में आएगा? पीठासीन अधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति। अब बाकी सदस्यों के वेतन भत्ते आर्टिकल 106 में। तो इसमें क्या आएगा? संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते। अब आर्टिकल 107 से तो हमने पढ़ लिया विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया आर्टिकल 107 पढ़ लिया अपन ने, आर्टिकल 108 भी पढ़ लिया। 107 में क्या होता है? हाँ? विधेयक का प्रस्तुतिकरण। संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक को प्रस्तुत किया जा सकता है। और आर्टिकल 108 गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन कौन आमंत्रित करता है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ये आर्टिकल 108। आर्टिकल 109, आर्टिकल 109 राज्यसभा में धन विधेयक पे 14 दिन तक विचार विमर्श करते और Good. नहीं करने पे बहुत पत्र बढ़िया। पारित होगा। हाँ, तो इसमें ये आर्टिकल 109 में ये भी है कि धन विधेयक लोकसभा में पारित किया जाता है और राज्यसभा केवल 14 दिन तक उसके ऊपर विचार विमर्श कर सकती है। आर्टिकल 110 ये भी पता है, आर्टिकल पढ़ लिया ना अपने, आर्टिकल 110। नए लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, लेकिन पढ़ा तो अपने 110। धन विधेयक को परिभाषित किया हुआ है। कौन करता है परिभाषित? लोकसभा अध्यक्ष। और उनके परिभाषित करने के बाद कहा जाता है ये राष्ट्रपति महोदय के पास में अनुमति के लिए। और फिर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति मिल जाती है तो कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ये केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कौन प्रस्तुत करता है? लेके तो ये गए थे दिनेश कुमार, सबसे पहले बोले कि मेरे मन में ये चल रहा है, दिनेश कुमार लेके चले गए। और फिर क्या हुआ? जैसे ही वहाँ ऐसे रखा, मैंने बोल दिया भाई ये तो यार ये बड़ा मामला है। फिर मैंने राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दिया और वहां से आया ये धन विधेयक है। तो फिर अब प्रस्तुत कौन करेगा? अर्जुन। दिनेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये सरकारी विधेयक है। ये सरकारी विधेयक है, इसे केवल मंत्री ही पेश कर सकता है। धन विधेयक के संबंध में कुछ शर्तें हैं। क्या क्या बताया मैंने? कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और वो परिभाषित करने के साथ में राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। प्रस्तुत करने की राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, केवल मंत्री द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है। फिर आर्टिकल 109 के तहत क्या पड़ा? राज्य जब लोकसभा पारित कर देती है फिर राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसके ऊपर विचार विमर्श करती है, संशोधन सहित या संशोधन रहित, जैसे भी हो 14 दिन के अंदर उसे वापस करना होता है। नहीं करे तो फिर जैसा का वैसा पारित माना जाएगा। संशोधन सहित कर दिया जाए तो मानना या न मानना उन संशोधनों को लोकसभा की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो आर्टिकल 110, 111 में क्या दिया ये भी पढ़ा है अपन ने। 111 विधेयकों पर अनुमति, विधेयकों पर सहमति या असहमति, राष्ट्रपति का वीटो भी संसद ने पारित कर दिया। संसद ने पारित कर दिया। बीच में गतिरोध हुआ तो गतिरोध
को भी हमने समाधान कर दिया। अब दोनों सदनों ने पारित कर दिया तो अब कहाँ गया? राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति महोदय का दायित्व होगा कि वो उन्हें स्वीकृत कर सकते, अस्वीकृत कर सकते। अब धन विधेयक पारित होकर चला गया तो विजया क्या करेंगे राष्ट्रपति महोदय? सर अगर मतलब उनको पारित करना है तो उसका हस्ताक्षर वगैरह करना हाँ, है। वगैरह में क्या क्या आएगा? हस्ताक्षर के अलावा क्या वगैरह में क्या आएगा? पुनर्विचार के लिए विधेयक। नहीं, यही तो क्वेश्चन था मेरा, यही क्वेश्चन। स्वीकृत जिन विधेयकों को पहले ही उन्होंने अनुमति दे दी है उन्हें पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। धन विधेयक, साधारण विधेयक को लौटा सकते हैं जो 107 के तहत गया था, लेकिन जो 109 और 110 की प्रोसेस के तहत धन विधेयक जो गया है जिसके ऊपर पूर्व अनुमति उन्होंने दे दी है तो फिर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, उन्हें लौटा नहीं सकते, धन विधेयक को लौटा नहीं सकते। ठीक, क्लियर हो गया? धन विधेयक को नहीं लौटा सकते। साधारण विधेयक के संबंध में ही ये वीटो पावर का इस्तेमाल होता है। पुनर्विचार के लिए लौटाना मतलब वीटो पावर है उनका, है? या फिर लौटाते भी नहीं है। किस कंडीशन में नहीं लौटाते? सरकार के पास बहुमत नहीं हाँ, है। जब ऐसा लगे कि इन्होंने पारित तो कर दिया लेकिन अब सरकार गिरने ही वाली है, गिरने ही वाली है, बहुमत इसका है ही नहीं, अविश्वास उसका पारित होने वाला है, तो फिर वो लौटाते ही नहीं है, वो जेबी पावर वीटो हो जाता है, पॉकेट वीटो हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में क्या प्रावधान है? तो इसका भी बड़ा अच्छे से पढ़ लिया अपन ने। संविधान संशोधन विधेयक यदि एक तो दोनों सदन जब तक पारित नहीं करेंगे राष्ट्रपति के पास में जाएगा नहीं, और दोनों सदनों ने यदि पारित कर दिया है तो अब वो देखेंगे क्या ये संघीय मामला तो नहीं है। संघीय मामला मतलब जिससे राज्य की अधिकारिता प्रभावित हो रही है, ऐसा कुछ तो नहीं है। और यदि ऐसा कुछ है तो फिर इसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति है, लेकिन राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते उसको, क्योंकि उसके लिए भी पूर्व अनुमति ली जाती है, तो उसे भी लौटा नहीं सकते। पर संविधान संशोधन विधेयक की बात यह है कि दोनों सदनों द्वारा पृथक पृथक पारित होना चाहिए। यदि एक ने पारित कर दिया और दूसरे ने आपत्ति लगा दी तो फिर वो उसमें आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं। संविधान संशोधन विधेयक पर आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। दोनों सदनों को अलग अलग पारित करना पड़ेगा तो ही वो माना जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये कौन सा दहेज प्रथा वाला अधिनियम जो है वो बार बार फेल हुआ था। अरे महिला आरक्षण वाला जो मुद्दा है लोकसभा में महिला आरक्षण के लिए, तो ये क्यों फेल हो रहा है? कब से रखा जा रहा है? 1972-73 से रखा जा रहा है और अभी तक वो पारित नहीं हो पाया। एक सदन पारित कर देता है, दूसरा उसे पारित ही नहीं करता। 112 आर्टिकल 112 पढ़ लिया अपन ने। वार्षिक वित्तीय विवरण, केंद्र सरकार का बजट, केंद्र सरकार का बजट, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण कौन प्रस्तुत करवाता है? राष्ट्रपति। कहाँ प्रस्तुत करवाता है? संसद के दोनों सदनों के समक्ष ये बोला जाएगा। वित्त मंत्री कहाँ प्रस्तुत करता है? लोकसभा में। क्यों करता है? क्योंकि धन विधेयक है, क्योंकि ये धन विधेयक है। लेकिन राष्ट्रपति क्या बोलता है? दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करेगा। पहले लोकसभा में आएगा, लोकसभा के बाद में राज्यसभा में जाएगा। जब भी राष्ट्रपति का मामला आएगा तो हम क्या बोलेंगे? दोनों सदनों के समक्ष। ये राष्ट्रपति महोदय ये तो नहीं बोलते कि सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत करें और मामला रफा दफा कर दे, ये तो नहीं होता। क्या होता है? पहले लोकसभा जाएगा फिर राज्यसभा जाएगी। तो दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाता है। और वित्त मंत्री कहाँ प्रस्तुत करता है? तो लोकसभा। क्लियर होता? प्रस्तुत कौन करता है? वित्त मंत्री। कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाते हैं। क्या कहा जाता है इसे? वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 114, 13 में कोई विशेष नहीं है। आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक, विनियोग विधेयक पढ़ लिया ना अपन ने? विनियोग विधेयक
विनियोग विधेयक। लोकसभा ने बजट पारित कर दिया, राज्यसभा के पास गया, राज्यसभा ने जो करना था कर लिया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हो गए। अब बोला कि स्वास्थ्य विभाग को इतना पैसा स्वीकृत है, तो अब वो पैसा निकालना है तो उसके लिए क्या लाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। ठीक है। बजट पारित होने के बाद में संचित निधि से धन आहरित करने के लिए विनियोग विधेयक लाया जाता है। क्लियर हो गया? विनियोग विधेयक आर्टिकल 114, आर्टिकल 114। अब आर्टिकल 115, आर्टिकल 115 ये भी इसी से संबंधित है। क्या? बजट से संबंधित है। अब बजट तो लिखा हुआ है, उससे पहले भी एक आध शब्द लिख दे, हम ध्यान ही नहीं देते। प्रारंभिक परीक्षा में तो ध्यान ही नहीं देते। बजट देखा और 112 कर लिया, वहां दो शब्द हो सकता है, एक राज्य भी हो सकता है ना, केंद्र भी हो सकता है, या अनुपूरक पूरक भी हो सकता है ना। तो ये अनुपूरक बजट, जितनी बजटीय स्वीकृतियां हुई थी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलना चाहिए था, लेकिन जैसे स्वास्थ्य विभाग के ऊपर जो बजट दिया था और कोरोना जैसे महामारी आ जाए तो वो पैसा खत्म हो गया। और ऐसा भी नहीं है कि अब जरूरत नहीं है, भाई इसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत है, तो फिर क्या होगा, अनुपूरक बजट। ठीक है। जो बजटीय जो स्वीकृतियां है वो समाप्त हो जाए और अन्य मद की जरूरत, अतिरिक्त मद की जरूरत पड़े तो फिर क्या स्वीकृत किया जाता है, अनुपूरक बजट। अनुपूरक या अतिरिक्त बजट या अनुदान। अब आर्टिकल 116 ये भी महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 116 बता सकता है कोई क्या है? लेखानुदान। लेखानुदान ये अनुपूरक अनुदान था और ये लेखानुदान है। लेखानुदान क्या हुआ, बजट फरवरी में आता है, फरवरी में रखा जाता है, मार्च तक प्रोसेस ही चलती है। स्वीकृत हो गया, अब लागू कब से होगा, 1 अप्रैल से। उसके बाद में क्या लाना पड़ेगा, विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक लाने के लिए क्या चाहिए, संसद का सत्र चाहिए। अब उस बीच कोई सत्र वत्र न चल रहा हो, लेकिन पैसा तो लगेगा, पैसा तो लगेगा। तो विनियोग विधेयक मतलब बजटीय स्वीकृतियों के बाद विनियोग विधेयक पारित होने के पहले बजटीय स्वीकृतियां हो गई है और विनियोग विधेयक पारित नहीं हुआ है, तो इस बीच सरकार को खर्चे चलाने के लिए जो एडवांस दिया जाता है वो क्या कहलाता है, लेखानुदान। क्लियर हो गया? क्लियर मतलब बजट में स्वीकृत तो हो गया कि ये इस विभाग को इतना देना है, लेकिन देंगे कब, मिलेगा कब, निकालेंगे कब, जब विनियोग विधेयक पारित होगा। तो इस बीच में सरकार को खर्चे चलाने के लिए 2 महीने 3 महीने समय के लिए जो कुछ एडवांस दिया जाता है वो क्या कहलाता है, लेखानुदान। लेखानुदान लगभग कितना, 60%, 1/6% तक दिया जा सकता है। 1/6% तक दिया जा सकता है। एक 117 भी हमने पढ़ लिया है, कौन सा, वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। आर्टिकल 117 वित्त विधेयक। ठीक, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 के बाद की जो प्रक्रिया है वो पूरी हम कल पढ़ेंगे। केंद्रीय न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका तो हमारे यहाँ इकाहरी है, तो पूरी न्यायपालिका कल हम पढ़ेंगे। कल की क्लास बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, कोई भी मिस ना करे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।